फेज शिफ्ट डिटेक्टर, इसमें हम फोस्टर-सिली डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि एक फेज शिफ्ट डिटेक्टर है। इसके सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस सर्किट डायग्राम में जो कि फोस्टर-सिली डिटेक्टर है, इसमें जो दो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये इंडक्टिवली कपल्ड होती हैं और ये डबल ट्यून्ड सर्किट के साथ कपल्ड होती हैं। दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल सेम फ्रीक्वेंसी पे, जो कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर ट्यून्ड होती हैं। जो सेंटर होती है सेकेंडरी वाइंडिंग की, ये वाली, वो क्या होती है, ये हमारे कैपेसिटर सी के थ्रू, इस कैपेसिटर के थ्रू प्राइमरी के साथ कनेक्टेड होती है। ये जो कैपेसिटर कनेक्टेड होता है यहाँ पे, इसका फंक्शन होता है कि जो डीसी होती है उसको ब्लॉक करना, जो कि प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ फ्लो होगी। और जो कपल्स होते हैं सिग्नल फ्रीक्वेंसी में, प्राइमरी से सेकेंडरी की सेंटर, ये जो हमारा सेकेंडरी की सेंटर है, इसमें कपलिंग प्रोवाइड करता है कैपेसिटर सी। इसमें ये हमारे फिल्टर्स की तरह वर्क करते हैं, आरसी सर्किट, क्योंकि इसमें दो डायोड्स कनेक्टेड हैं, D1 एंड D2। ये आरसी सर्किट D1 के लिए वर्क करता है और नीचे वाला आरसी सर्किट D2 के लिए वर्क करता है। हमारी जो सेकेंडरी होती है वो सेंटर टैप्ड होती है, इसके अक्रॉस इंडक्टर कनेक्टेड होता है। सिग्नल वोल्टेज हमारे इंडक्टर L के थ्रू प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी उसे V1 से डिनोट किया गया है, और जो सिग्नल वोल्टेज वो जो हमारे इंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस होती है उसको V3 से डिनोट किया गया है। ये दोनों, ये जो डायोड 1 है और डायोड 2 है, ये दोनों क्या करते हैं, जो वर्क करते हैं, ये इक्वल बट ऑपोजिट सिग्नल्स में वर्क करते हैं। यानी कि पॉजिटिव साइकिल में डायोड 1 वर्क करता है और नेगेटिव साइकिल में डायोड 2 वर्क करता है। और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी इसको VA1 से डिनोट किया गया है। ये जो वोल्टेज आती है ये हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज होती है, जिसको डायोड पे सप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे हमारी आउटपुट वोल्टेज आती है। सेम हमारा जब हमारा डायोड 2 कंडक्ट करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे V2 वोल्टेज आएगी, और ये जो वोल्टेज होगी V3 इंडक्टर के अक्रॉस, ये सेम रहेगी। और यहाँ पे VA2 जो कि हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज होगी, जो डायोड 2 में हम पास करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी। और जो भी हमारी आउटपुट आती है, यहाँ पे जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आएगी, वो दोनों यहाँ पे जो आउटपुट आएगी उन दोनों का डिफरेंस होगी, यानी कि V आउटपुट 2 माइनस V आउटपुट 1, तब हमारे पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है उस टाइम पे हमारा डायोड 1 कंडक्ट करता है और डायोड 2 रिवर्स बायस रहता है। हमारा करंट अपर डायरेक्शन से फ्लो होता है डायोड 1 में से। ये हमारा बैंड पास फिल्टर है। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो आउटपुट वोल्टेज होगी, और इस टाइम पे जो हमारी VA1, जो इस यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज होगी, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज होगी, जो जिसे हम डायोड में से पास करेंगे, वो वोल्टेज क्या होगी, जो हमारी यहाँ पे सेकेंडरी से जो प्राइम V1 वोल्टेज है और जो इंडक्टर के जो सिग्नल वोल्टेज थी V3 है, इन दोनों का सम जो वोल्टेज होगी वो हमारी VA1 यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड 2 फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन डायोड 1 इस टाइम पे रिवर्स बायस होगा और कंडक्ट नहीं करेगा। सेम कंडीशन इसमें भी होगी कि यहाँ पे जो VA2 वोल्टेज आएगी वो किस का, यानी V2 का और V3 का सम होगी। यानी D2 के अक्रॉस, D2 में से हम जो वोल्टेज पास करेंगे, वो जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी D2 में से पास करेंगे उसे कंडक्ट करवाने के लिए, वो होगी V3 प्लस V2। ये सिग्नल वोल्टेज दोनों के लिए सेम है। अब हम देखते हैं इसके जो एज अ रेजोनेंस और विदाउट रेजोनेंस, इसका जो फेज डायग्राम है वो किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले देखेंगे जब हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसको हम FIF से डिनोट किया गया है, जब हमारे इनपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी FIF से जिसे हमने डिनोट किया है उसके इक्वल होती है, उस टाइम पे जो हमारी VA1 और VA2 जो यहाँ पे वोल्टेज आई है,
वो जो यहाँ और जो नीचे डायोड 2 के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज आई है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हमने इसमें से पास की थी, वो इक्वल होगी, बट इक्वल मैग्नीट्यूड पे होंगी, लेकिन ऑपोजिट फेज में होंगी, क्योंकि डायोड 1 पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट कर रहा था, डायोड 2 नेगेटिव साइकिल में कंडक्ट कर रहा था, तो इन इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन ऑपोजिट होगा। और इसको V3 के जो कि हमारे इंडक्टर के अक्रॉस प्रोड्यूस होती है, इसके थ्रू लिया जाता है, इसको बेस करके लिया जाता है। जो V3 वोल्टेज हमारे इंडक्टर के थ्रू आती है वो डिपेंड करती है हमारे सेकेंडरी कोयल के ट्यून पे, कि वो सेकेंडरी कोयल के ट्यून सर्किट पे, इसके बेसिस पे हम इनको लेते हैं, जो कि इक्वल और ऑपोजिट मैग्नीट्यूड में होगी। लेकिन अगर हम ऑफ रेजोनेंस में देखते हैं, अगर हमारा रेजोनेंस ऑफ है, उस कंडीशन में अगर इनपुट वोल्टेज ऑफ है, उस टाइम पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी हमारे ट्यून्ड सेकेंडरी की, जो फेस पोजीशन होगी वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2 की, जो यहाँ पे क्रिएट होंगी, वो रिलेटिव होंगी V3 के। V3 को सेंटर लिया जाता है अगर V1 में और V3 में 145 डिग्री का फेस डिफरेंस है, और V3 और V2 में 135 डिग्री का फेस डिफरेंस है, तो उस टाइम पे जो VA1 जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो लेस होगी, कम होगी, और VA2 जो डायोड 2 में से हमने पास करनी थी वो क्या होगी, एक्सीड कर जाएगी। और इसके ऑपोजिट अगर हो जाए, V3 और V1 का फेस डिफरेंस 130 का हो और V3 और V2 का डिफरेंस 45 डिग्री का हो, तो ये कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगी, तब VA1 एक्सीड कर जाएगी और VA2 कम होगी। इस तरह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऑन और ऑफ कंडीशन से हमारे सर्किट में फर्क पड़ता है। पर्टिकुलर रेजोनेंस में, ऑन रेजोनेंस में इक्वल और ऑपोजिट मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस होता है रिस्पेक्टिव टू V3 जो कि इंडक्टर के अक्रॉस आई है। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जो कि ड्रॉ किया जाता है हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो आउटपुट एम्पलीट्यूड होता है। अगर हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑन में है और इक्वल और ऑपोजिट मैग्नीट्यूड है, उस टाइम पे जो आउटपुट एम्पलीट्यूड होगा और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन अगर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर इनपुट वोल्टेज ऑफ हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ जाता है, जिस कारण से हमारी फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज भी कर जाता है और वो उस वजह से रिड्यूस भी हो जाता है। जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है VA1 और VA2, उसको हम सेपरेटली डायोड 1 और डायोड 2 पे प्रोवाइड करते हैं, जिसे हमारे पास अलग अलग आउटपुट वोल्टेज आती है Vout1 एंड Vout2। फिर जो हमें आउटपुट मिलती है उन दोनों के डिफरेंस पे मिलती है।